चलो मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, अभी पहले मुझे बताओ, तुमने फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? सेक्शन देखने के बाद हाँ सुना है, मतलब ठीक है, कहाँ सुना है? कंपनी लॉ में? मतलब ये पूरा पढ़ा है तुमने कंपनी लॉ? मतलब इट्स ओके, इट्स ओके, तुमने नहीं पढ़ा था अल्टीमेटली, या तो पढ़ा था तो ऊपर ऊपर से पढ़ा था। आई डोंट नो इतना डिटेल में था कि नहीं था, मुझे वो भी नहीं पता है तुम लोग को कितना। बट प्लीज रिक्वेस्ट, ये चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ये चैप्टर छोड़ने का सोचना भी मत। कितना आता है अभी? बहुत इंपॉर्टेंट में 5 मार्क का, ठीक है? याद ए, 50 में से 5 मार्क का बोला तो 10% बोल रही हूँ, ऐसे मत देख मेरे को, ठीक है? तो बहुत, अरे 5 मार्क इंपॉर्टेंट नहीं है? 149 पर अटके तो होता है कि नहीं होता है बता। तो मैं तुमको बोलती हूँ 5 मार्क भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 10 मार्क का आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे तो 10 मार्क का हो जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क, ठीक है? सिर्फ इस पे, जब भी मैं जो बोलती जा रही ना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। और ये ना हम 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे। अगर ये हो गया ना तो मेरा पूरा चैप्टर हो गया, समझ लो, बस। बट यही इतना, ये मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट दे दो, ये हो जाएगा। स्टार्ट करें। विथ क्लॉजेस विथ सबसेक्शन हम याद करेंगे। तुमने तो छोड़ दिया था ना, हम अभी विथ क्लॉजेस विथ सबसेक्शन याद करेंगे। अभी समझा? चलो स्टार्ट करें। पहले तो मुझे बताओ, मर्जर का बहुत ये होता है कि नहीं होता है? मर्जर, मर्जर अच्छी बात, मर्जर एक्विजिशन समझता है ना? क्या होता है मर्जर एक्विजिशन? दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनता है, नया बन जाता है, और अच्छा जी, यहाँ पे मर्जर्स होने चाहिए, एक्विजिशंस होने चाहिए इसके लिए, और तुम लोग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे छोड़ सकते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा डिपार्टमेंट होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ऑब्वियसली तुमको यही सब काम करना है। कि अगर सपोज मान लो बायजूस ने बोल दिया हम लोगों को आकाश क्लासेस के साथ मर्ज कर रहा है, तो क्या करोगे? नहीं, मार्क्स नहीं आते थे ना तो ऑप्शन में छोड़ा था हमने। ऐसा मत किया करो यार गाइस, ऐसा मत किया करो। सो यहाँ पे तुम ये क्या है पता? प्रोसीजर वर्क है। चलो मान लो तुम्हारे डायरेक्टर ने बोला ये हमारी कंपनी है ना, XYZ कंपनी के साथ मौज होने वाली है, ठीक है? बताओ पहले क्या क्या सोचो, पहले क्या करोगे? ऑब्वियसली सबसे पहले जब भी मर्ज होता है ना, तो आपको ट्रिब्यूनल और वो सब का नो, ट्रिब्यूनल को पूछना पड़ता है और वो सब करना पड़ता है। इतना लंबा प्रोसेस है अंडर सेक्शन 230 टू 232 है। तुम्हारा सेक्शन 230 से लेके 232 तक होगा। अभी समझा? ये कौन सा है सेक्शन? सेक्शन 233। ये फास्ट ट्रैक मर्जर है, जहाँ पे ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तुम्हारा आरओसी है। आरओसी के पास से परमिशन लेना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना ट्रिब्यूनल के पास जाता है, तो ठीक है। एक तुम्हारा ऑफिशियल लिक्विडेटर्स होते हैं, उसके पास से। तीसरा तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है? मैंने इधर सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी बिजी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया है टू रीजनल डायरेक्टर। सो देखा जाए तो तेरे को एनसीएलटी कोड वोड किधर भी जाने की जरूरत ही नहीं है फास्ट ट्रैक मर्जर्स में। फास्ट ट्रैक मर्जर्स में तुम लोग को सिर्फ 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। कौन 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं? एक तो रजिस्ट्रार तुम्हारा, फिर तुम्हारा ऑफिशियल लिक्विडेटर, और तुम्हारा रीजनल डायरेक्टर। अच्छा, लिखने के लिए रीजनल डायरेक्टर जब भी फर्स्ट प्रोविजंस लिखते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हो, क्योंकि प्रोविजन में क्या दिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चाहिए तो नीचे नोट लिख सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड इट्स अथॉरिटी टू रीजनल डायरेक्टर। वो चाहिए तो वैसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, हर जगह मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा, मैंने किधर भी रीजनल डायरेक्टर वर्ड यूज नहीं किया, बट पीछे मैंने रीजनल डायरेक्टर्स वर्ड यूज किए हैं। तो लॉजिकली समझाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे ये चैप्टर के लिए आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। सिर्फ ये चैप्टर के लिए, हाँ समझा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे सारी अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर दी है? रीजनल डायरेक्टर को। बताओ इधर कोई डाउट है तो, कोई क्वेश्चन है बोल दो। पक्का समझा? सो अभी जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ोगे,
मतलब प्रैक्टिकली क्या अज्यूम करोगे, रीजनल डायरेक्टर। मुझे बताओ इतना डिफिकल्ट है इन तीनों से, इतना परमिशन और वो, और नाम बोल रहा है फास्ट ट्रैक मर्जर, मतलब नाम बोल रहा है मर्जर्स होंगे बट इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होगा, फास्ट 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 होगा। अभी समझा? अच्छा, ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो तुमको पहले स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन करना पड़ेगा। बोलो, ये स्मॉल कंपनीज, तो जब भी टू स्मॉल कंपनीज मिलके एक मर्ज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक मर्जर में। ओनली थिंग क्यों इनको किया है, ताकि वो अननेसेसरी डिले अवॉइड हो सके। सो ये प्रोविजन पूरे सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारी कंपनीज के ऊपर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 232, वो रियल मर्जर्स और अमालगमेशन के जो सेक्शन है ना, ट्रिब्यूनल के पास जाने का, प्रोसीजर करने का, वो लंबा लंबा प्रोसीजर, वो वाला। ठीक है, ये स्मॉल कंपनीज के लिए है, स्मॉल कंपनीज। एंड एक ये और एक कंपनी, अगर सपोज मान लो होल्डिंग कंपनी इज मर्जिंग विद अ होली ओन्ड सब्सिडरी, सब्सिडरी नहीं, होली ओन्ड सब्सिडरी। सो ये कौन सा है, होल्डिंग कंपनी है, एंड दे आर मर्जिंग विद अ होली ओन्ड सब्सिडरी, तो भी ये फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अभी समझ रहा है? सो फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोविजन कभी एप्लीकेबल होगा, ई स्टार्ट ओनली फॉर स्मॉल कंपनीज एंड ओनली फॉर होल्डिंग कंपनी मर्ज्ड विद होली ओन सब्सिडरी। और उसका लॉजिक है यार, ये होली ओन सब्सिडरी है, मतलब वो उसका ही बेबी है यार, तो ये दोनों मर्ज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, दो स्मॉल कंपनीज मर्ज कर रहे हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ट्रिब्यूनल को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो एक लोअर लेवल पे ही डिसीजन लेके वो लोग मर्ज करवा सकते हैं। अब समझा, लॉजिक समझा फास्ट ट्रैक मर्जर का? अच्छा, सेक्शन 233। अब इधर सेक्शंस में यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है, सब सेक्शन। इसके नीचे 1 में ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, क्लॉज। मतलब तुम भूल के भी उसको ऊपर नीचे कर सकते हो नहीं, मतलब तुमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। और प्रोसीजर हमेशा वही होता है, ठीक है, प्रोसीजर हमेशा ऐसे ही याद रखना पड़ता है, तुम उसको ऊपर नीचे कर नहीं सकते हो। लॉजिक है, मतलब पहले ऑब्जेक्शन, मतलब पहले बोलोगे अप्रूवल दे दिया और फिर तो ऑब्जेक्शन लिया, ऐसा दिमाग मत यूज करो। अभी समझा? तो इधर कुछ करने का नहीं, बट हम धीरे धीरे कर लेंगे, बस मेरे को ये अगर टॉपिक आ गया ना, मेरे को सब हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, पहले नॉर्मल मर्जर के लिए क्या होगा, कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, 232, 230 से लेके 232। बट फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए कौन सा होगा, 233, इट विल बी एप्लीकेबल टू डैश एंड डैश small when there is a merger of small companies and a holding company merged with a, हो गया फर्स्ट, डन। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला क्लॉज, सॉरी फर्स्ट वाला सेक्शन। अच्छा, उसमें सब है, 4 पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। चलो अभी मुझे बताओ, मेरे को अगर मर्ज करना है, दिमाग लगा यार, मेरी स्मॉल कंपनी है, हिमांगी की भी स्मॉल कंपनी है, हम दोनों की कौन सी कंपनी है, स्मॉल कंपनी, तो हम 230 के मर्जर में जाएंगे नहीं, हम फास्ट ट्रैक मर्जर करेंगे। सो एज ए सीएस तुमको क्या प्रैक्टिकली ध्यान रखना पड़ेगा, पहले सोचो, एज अ सीएस तुमको क्या प्रैक्टिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि 233 कभी एप्लीकेबल होगा स्मॉल कंपनीज, या तो हाँ, तो अगर तुम यू आर वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी तो ही 233 में अप्लाई करना, अदरवाइज लात पड़ेगी तुमको, मतलब बोलेंगे ऑप्शन में छोड़ा था। ठीक है, 233 में कैसे कर सकता है यार, तेरा स्मॉल कंपनी है ही नहीं। बट स्मॉल कंपनी के लिए डेफिनेशन तो आना चाहिए ना, तेरे को पता कैसे चलेगा ये तू यार, अरे तेरे को पता कैसे चलेगा ये तेरा स्मॉल कंपनी है या नहीं? तो बोलो डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 85, कौन बोला, वेरी गुड। हाँ, पर आगे भी बोलना है फिर। हाँ,
पेड अप शेयर कैपिटल, सुनो तुम कंफ्यूज क्यों है मेरे को पता चला। तुम्हारा पहला जो आंसर था ना 50 लाख और 2 करोड़, शायद 50 लाख और 2 करोड़ जी बोला था। हाँ, फर्स्ट हो गया। अच्छा हाँ, हम स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन 285 करके, ये 285 बोले, बताओ 2 क्लॉज 85, टू क्या बोला, सेक्शन 85, सब सेक्शन 85 की क्लॉज 85, क्लॉज। डेफिनेशन में, कंपनी लॉ में क्लॉज होते हैं और डेफिनेशंस में क्लॉज ही होते हैं। मतलब तू टू लिखेगी ना बेटा, ठीक है, उसके बाजू वाला जो होगा ना वो क्लॉज होता है, अगर वो डेफिनेशन के सेक्शंस है तो, ठीक है। अगर वो डेफिनेशन के सेक्शंस नहीं है तो हर एक में वो बाजू वाला होगा ना वो सब सेक्शन होगा, आना चाहिए ये, तो रॉन्ग है। अभी देख, मैं लॉजिक भी बताऊं तुमको, पता है सबसेक्शंस कभी लिखते हैं, सपोज मैंने 8 लिखा है, ये डेफिनेशन का नहीं है, ये एनपीओ का है तुम्हारा, ठीक है, नहीं सुनेगी, हाँ, तो एक बार बोल लेता तो ठीक है। सो 8 जो होता है ना, अभी 8 है, सो 8 के यहाँ पे, 8 के यहाँ पे ऑब्वियसली ये एनपीओ से रिलेटेड है। अगर मैं इधर 1 2 3 लिखोगे ना तो सबके सब लिंक है, इंटरलिंक है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एनपीओ। इसके लिए हम सेक्शन का सबसेक्शन, इसके लिए हम सेक्शन का सबसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेशन एक दूसरे से लिंक होता है, डेफिनेशन एक दूसरे से लिंक होता है कि एकदम सारे डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, तो लिंक नहीं होता ना, तो आप सबसेक्शन कैसे बोल सकते हो, आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्लॉज। अभी समझा क्यों हम डेफिनेशन के सेक्शन के ब्रैकेट में हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बट हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलो, अभी कभी भूलेगी नहीं ना, हाँ अब नहीं भूलेगी, बोलो। अच्छा हाँ, 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल, 50 लाख या तो टर्नओवर 2 करोड़। अच्छा अभी इसमें अमेंडमेंट आया था ना, लास्ट टाइम अमेंडमेंट आया था, पता है, ठीक है, क्या अमेंडमेंट आया था, 2 करोड़ और 20 करोड़ हो गया था। अच्छा अभी वो अमेंडमेंट अभी तक तुम्हारे मॉड्यूल में है नहीं, और ना ही सरप्राइजिंगली सीए के मॉड्यूल में भी नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया और मैं कल ही नया उसका मॉड्यूल चेक किया, तो इवन सीए के मॉड्यूल में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन वही दिया हुआ है, 50 लाख एंड 2 करोड़। सो अभी यहाँ पे वो लोगों ने अभी भी 50 लाख एंड 2 करोड़ है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी अभी भी 50 लाख एंड 2 करोड़ है, प्लीज पंचायत मत करो। बट एक्चुअली वो नोटिफिकेशन आ गया था कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, बट आई डोंट नो, अभी भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी भी 50 लाख एंड 2 करोड़ का ही वो डेफिनेशन है। मतलब अगर तेरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 50 लाख या 50 लाख से कम, या तो तेरा टर्नओवर कितना है 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम, तो तू कौन सी किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अच्छा अभी कोई बोला इधर 10 करोड़ और 100 करोड़, कोई तो बोला, वो क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है। सॉरी, लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है ऐसा बोल रहा है, लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है, करेक्ट, लॉ ने प्रिस्क्राइब किया, मतलब अभी तक, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट बाय वाया नोटिफिकेशन, मतलब उसको है ना कुछ पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है ना, बिल जब भी पास होता है, कुछ भी अमेंड होता है तो पहले पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पे फिर डिस्कशन होता है, फिर प्रेसिडेंट का साइन होता है, एसेंट होता है, समझता है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। सो फिलहाल पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है बेटा, लेस देन 50 lakhs, ठीक है, लेस देन 50 lakhs और इक्वल टू 50 lakhs और टर्नओवर। अच्छा और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन भी ब्रीच हो गया तो क्या, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगा। मतलब उत्सव का पेड अप शेयर कैपिटल 60 लाख है और टर्नओवर 1 करोड़ है, बताओ वो स्मॉल कंपनी है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि पहला वाला कंडीशन ब्रीच हो गया, सॉरी एंड है, सॉरी एंड है, समझा, पहले और था अभी एंड है, ठीक है, और था ना तभी भी हम लोग एंड ही पढ़ते थे उसको, हाँ छोड़ो छोड़ो जाने दो, वो हिस्ट्री जाने दो, पर एंड है, सॉरी माय मिस्टेक, एंड है, ठीक है। बट जब भी और भी था ना तभी भी हम एंड इंटरप्रेट करके पढ़ते थे,
मतलब लॉ मेकर ने गलती किया हुआ था। लॉ मेकर कभी कभी गलती करता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? सबसे पहला डेफिनेशन में ही गलती किया हुआ है, सेक्शन 1 में ही गलती किया हुआ है कंपनी लॉ के। ठीक है, कंपनी में बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, में भी लिखा उसमें, सबसे पहला ही लाइन में गलती किया है, कंपनी में बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस। में आना चाहिए, शैल आना चाहिए, शैल आना चाहिए। इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, शैल। तो ये जब भी ये अमेंड आया ना, एंड आ गया, अभी ऑब्वियसली 2 साल हो गए, एंड आ गया, बट उसके पहले जब भी आया ना, जब भी स्मॉल कंपनी का पहली बार डेफिनेशन, तो उसके साथ में क्या आया था, और। बट हम जब भी पढ़ते थे ना, इंटरप्रेट करते थे ना, उसको एंड करके इंटरप्रेट करते थे। ठीक है, तो अभी फिर लॉ मेकर ने उसकी गलती एक्सेप्ट की और उसने अमेंड कर दिया, एंड कर दिया। इसके लिए मेरे मुंह से गलती से और निकल गया। अभी समझा? डाउट है? पक्का समझा? अच्छा, अभी हाँ, ये तो समझा। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर दो स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रहे हैं तो फास्ट टैग एप्लीकेबल होगा। अगर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी मर्ज हो रहा है तो फास्ट टैग एप्लीकेबल होगा। अभी वो 10 करोड़ और 100 करोड़ का याद नहीं रहा ना, तो चलेगा। वो क्या है पता है, गवर्नमेंट चाहे तो ये 50 लाख को इंक्रीज कर सकता है, 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 अप टू 10 करोड़। और उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको नोटिफिकेशन देने की जरूरत है। वो नोटिफिकेशन दे देगा, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकता है, 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 और कितना कर सकता है, 100 करोड़। मतलब उसके लिए उसको कोई भी लोकसभा राज्यसभा के एक्शन की, प्रेसिडेंट की एक्शन की जरूरत नहीं है। वो कर सकता है अप टू 100 करोड़। तो ये वाले फिगर्स अगर याद नहीं रहे, ये रूल में लिखे अभी भी 50 लाख एंड 2 करोड़ से, तो जो है अभी रखो। अभी समझ रहा है? क्योंकि अभी तक तुम्हारा मॉड्यूल भी, नया जो मॉड्यूल आया ना, उसमें भी अमेंडेड नहीं है, वो देखा मैंने। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? इवन सीए के मॉड्यूल में अमेंडेड नहीं है। बट यहां तक समझा? अच्छा, तो स्मॉल कंपनी समझा। चलो मान लो तू स्मॉल कंपनी में है, ठीक है, सामने वाली भी स्मॉल कंपनी होनी चाहिए। हाँ, दोनों स्मॉल कंपनी होनी चाहिए, दोनों दोनों स्मॉल कंपनी है। तो डायरेक्टर को क्या सजेस्ट करेगा अंडर सेक्शन 233, क्योंकि दोनों स्मॉल कंपनी है, तो उसके लिए तो वो अपना पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देख ले, उसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देख ले। यहां तक समझा? अच्छा, सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस। नोटिस किसको दोगे, आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। अच्छा, कशासाठी नोटिस देने का, क्योंकि वो सजेशंस या कोई ऑब्जेक्शंस देंगे। मतलब आपने वो फ्रेम किया होगा ना, ड्राफ्ट किया होगा ना स्कीम, ठीक है, और ड्राफ्ट स्कीम प्लस उसके साथ क्या दोगे आप, नोटिस। नोटिस किसको दोगे, रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ठीक है, एंड व्हाट दे विल गिव, व्हाई यू आर गिविंग दिस नोटिस, ऑब्वियसली सो दैट दे कैन गिव ऑब्जेक्शंस और सजेशन। once they give objection and suggestions, obviously आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ऑब्जेक्शन सजेशन आ गया, फिर आपको जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ठीक है, जनरल मीटिंग बुला के मेंबर्स का जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर्स का मीटिंग होना चाहिए, और 90% ऑफ द टोटल शेयर, अगर वो अंडरलाइन करो, मेन उधर उधर ही होना चाहिए, 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इधर कंफ्यूज होता है, 90% ऑफ टोटल नंबर। अच्छा तुम छोड़ो छोड़ो, बाद में अंडरलाइन एक साथ ही करवा देती हूँ मैं। 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखना है, अगर मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, तो अगर 90,000, चलो मान लो 90,000 गिन चुन के सिर्फ 4 जन के पास है, उत्सव है, मंथन है, मीत है, पुरु है, 5 जन हो गया, मेघ है। ठीक है, सो 5 जन के पास 90% है, मतलब 90,000 शेयर्स है, और तुम सब जो है ना उसके पास चिरकुट लोग, तुम्हारे पास कितने हैं, सिर्फ 10,000 शेयर्स, सिर्फ तुम्हारे पास कितने हैं, 10,000 शेयर्स। अभी मुझे एक बात बताओ, ये 5 जन ने हाँ बोल दिया, रेजोल्यूशन पास हुआ, हाँ या ना? हाँ, समझ रहा है? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखो, उसका कितना करने का, 90%। अभी समझा? ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, मीटिंग हो गया, हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया कि मर्जर अलाउड है। फिर आपको एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ
सॉल्वेंसी कि हम लोग सॉल्वेंट है, हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं है, हम कैश रिच कंपनीज है। ठीक है, ये कहाँ फाइल करना पड़ता है? ऑब्वियसली तुम लोग को आरओसी प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भी फाइल करना पड़ता है। यहाँ तक समझा? तो ये हो गया। उसके बाद तुमको और एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा क्रेडिटर्स का। तो कैसे याद रखोगे? मीटिंग 2 बुलाने पड़ेंगे। पहले नोटिस भेजो, फिर 2 मीटिंग्स बुलाओ। एक मीटिंग किसकी होगी? मेंबर्स की, और एक मीटिंग किसकी होगी? क्रेडिटर्स की। अभी समझा? अच्छा, क्रेडिटर्स में ऑब्वियसली क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाओगे ना, तो इधर भी रेजोल्यूशन पास करना है 9/10। मैम 9/10 मतलब 90% ही हो गया यार, आप क्या बोल रहे हो? बट हमको लिखने का क्या? 9/10, क्योंकि लिखा क्या है? 9/10। बट 9/10 ऑफ व्हाट, ये अलग है। 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स मतलब अगर सपोज मान लो मेरे बैलेंस शीट में 10 लाख के क्रेडिटर्स है, ठीक है, मतलब एक्स को मेरे को इतना देना है, वाई को इतना देना है, जेड को इतना देना है, ठीक है, साक्षी को इतना देना है। अभी साक्षी अकेली को आउट ऑफ 10 लाख, साक्षी अकेली को मेरे को 9.5 लाख देना है। अकेली साक्षी को मेरे को कितना देना है? 9.5। और तुम सबको मिला के 50,000 चिरकोट लोग। अभी मुझे बताओ, साक्षी ने बोल दिया हाँ तो चलेगा, बट एक ही जन ने बोला है, चलेगा। एक ही जन ने बोला है तो भी चलेगा, क्योंकि इधर जन नहीं लिखा है, इधर क्या लिखा है? 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। यहां तक समझा? पक्का? और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट समझा? ठीक है, तो ये सब हो गया, ये तुम्हारा कंपनी का काम हो गया। ठीक है, पहले मुझे बताओ कंपनी ने क्या भेजा? नोटिस। नोटिस से क्या क्या मंगाया तुम लोगों ने? ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन। ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस जैसे ही मिल गया वो आप प्लेस करना पड़ेगा विथ मेंबर्स। मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कितना? 90%। दोनों 90% है, बट लिखने का तरीका अलग है। ये 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये 9/10 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। अभी समझा? उसके बाद नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी हो गया। सॉल्वेंसी में आरओसी को देना पड़ेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स का मीटिंग हो गया ना सब काम तुम्हारा? तो अभी बता दो ना कि हमारा सब काम हो गया। किसको किसको बताने का? ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, ट्रांसफरर को नहीं, ट्रांसफरी, क्योंकि उसको ही फायदा होने वाला है, वही मर्ज होने वाला, तो उसको ही फायदा होने वाला है। तो रिजल्टेंट जो कंपनी होगा ना, रिजल्टेंट कंपनी, रिजल्टेंट कंपनी मतलब ट्रांसफरी कंपनी, वो क्या करेगा? जो कॉपी ऑफ स्कीम है ना, वो किसको भेजेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे आरडी, बट लिखने का सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो नीचे नोट लिख दो, चलेगा। अभी क्या होगा? अभी ध्यान से सुनो। अभी ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, ठीक है, जो स्कीम आया ना, उसके लिए कोई कमेंट्स पास करेंगे। अगर उनको ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। चलो अज्यूम करो कि अच्छा वाला स्कीम है, दोनों कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या हो गया? मतलब ऑब्जेक्शन के नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रजिस्टर कर देगा और तुम्हारा मर्जर हो गया। इजी था ये स्टेप्स? कितना डिफिकल्ट था? और छोटा भी था। ठीक है, इसके लिए तो उसको क्या बोलते हैं? फास्ट ट्रैक। अभी समझा? अच्छा, ये वाले जो मीटिंग्स वाले सारे पॉइंट है वो 1 में है। ठीक है, फिर ये ट्रांसफरी वाला जो पॉइंट है वो 2 में है। ठीक है, ये वाला नो ऑब्जेक्शन वाला है, मैं कराती हूँ, रुको, नो ऑब्जेक्शन वाला है वो 3 में है। समझ रहा है? अच्छा, बट मान लो ऐसा भी हो सकता है मैम, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको कुछ ऑब्जेक्शन लग रहा है, उनको पब्लिक इंटरेस्ट में लगा नहीं, या तो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं लगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्शन हो सकता है। अभी ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्शन होगा ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, 2 बार चेक। अगर ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना तो 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगा ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? पास कर देगा, क्योंकि इन लोगों ने देखा होगा ना। देखा जाए तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब पॉजिटिवली बोलो तो उन्होंने भरोसा किया हुआ है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया।
ठीक है, अगर नेगेटिवली और दिमाग लगाने जाओ ना तो ऐसा बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो यार उसके पास कोई पावर ही नहीं है भाई, इसने हाँ बोल दिया मतलब उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। किधर भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि रीजनल डायरेक्टर कमेंट्स दे सकता है, किधर भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि रीजनल डायरेक्टर भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया यार, ठीक है। बट अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये क्या हो गया कि उसको उनके पर भरोसा है, इसके लिए रीजनल डायरेक्टर ने आंख बंद करके उनको हाँ बोल दिया। बट अगर नेगेटिवली देखा जाए तो रीजनल डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है। अगर ये दोनों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया समझो, तो रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, अप्रूव, खत्म, कुछ ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता वो, तो उसके पास कुछ पावर दिया नहीं है। अच्छा समझा कि नहीं समझा? अच्छा, बट इन दोनों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो इसके पास पावर आ जाएगा। अभी वो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर, जो बोलना है बोलो, क्या करेगा? वो पहले एनालाइज करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या तो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है या तो फिर मेंबर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मर्जर हो सकता है, ठीक है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो ये केस है ना फॉरवर्ड कर देगा टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को बोलेगा आप सेक्शन 230 और 232 के हिसाब से कर लो, मतलब लॉन्ग प्रोसीजर ले लो, ठीक है, कोर्ट को बोलो वो स्कीम को ड्राफ्ट करने वो जो था ना अपना लॉन्ग प्रोसीजर वो करवा लो, ठीक है, फिर बॉल इज इन योर कोर्ट। बट हम 233 में करेंगे नहीं, मतलब हमारे में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 233 में करें, तो आप क्या कर लो, अगर 234 में तो ऑब्वियसली ये केस जाएगा वापस किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा ना। तो अभी ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो भी बुलाएगा ना, तुम्हारे पास से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर अल्टीमेटली अगर हो रहा है तो मर्जर को अप्रूव कर देगा। अभी समझा? सो हो गया मर्जर, नहीं समझा? काफी कुछ समझा। तो 1 2 3 4 साथ में पढ़ते हैं। अच्छा 1 में क्या लिखा हुआ है पहले बताओ, 1 में कितने हैं, 4 पॉइंट्स पहले। अच्छा पहले अभी है ना बोलते जाओ, फिर और एडिशंस भी हम करते जाएंगे यही चार्ट में, ठीक है। पहला क्या करना है, नोटिस देना है। किसको नोटिस भेजना है, आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो लिखा हुआ है ना, क्यों उसके पास से इनवाइट कर रहे हो, क्या इनवाइट कर रहे हो, भैया हमको ऑब्जेक्शन दो, हमको सजेशन दो। यहां तक समझा बेटा, ठीक है। फ्रॉम रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, ओके, विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज, मतलब जब भी हम डिसाइड करते हैं उसके विद इन 30 डेज आपको उसको नोटिस भेजना है। चलो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। यू आर इनवाइटिंग व्हाट, ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव्ड आर कंसिडर्ड बाय द कंपनी इन द रिस्पेक्टिव जनरल मीटिंग। सबसे पहला कौन सा मीटिंग बुलाओगे, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाओगे और जनरल मीटिंग में आप क्या करोगे, 90%। अच्छा मेरा अभी एक क्वेश्चन है, ये आप जनरल मीटिंग बुला रहे हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली इनके कहने पे ही बुला रहे हो ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये ऑब्जेक्शन एंड सजेशन है, इसके बेसिस पे ही तो बुला रहे हो। तो अपने आप जनरल मीटिंग बुला नहीं सकते हो, इनका जब तक ऑब्जेक्शन एंड सजेशन नहीं आता है, अल्टीमेट स्टोरी वही है ना, तब तक आप जनरल मीटिंग बुला नहीं सकते हो। एक बार आ गया उसके बाद आपको जनरल मीटिंग बुलाने का, और जनरल मीटिंग में कितना शेयर होल्डर्स का चाहिए, 90%, अंडरलाइन करो लास्ट 90%। तो ये क्या हुआ, नोटिस भेजना, ये क्लॉज ए हो गया, ठीक है, फिर मीटिंग बुलाना वो क्लॉज बी हो गया। सी कौन सा है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, सी हो गया, ठीक है। चलो अभी ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी, और डी वाला जो पॉइंट हो गया वो कौन सा हो गया, क्रेडिटर्स का। अच्छा अभी इसके साथ साथ फॉर्म नंबर याद रखें, नोटिस भेज रहे हो ना, सो पर्टिकुलर फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे प्लेन पेपर लिख रहे हैं कुछ नहीं, ए जरा पेपर दे, नोटिस लिख दो, ऐसा ना ऐसे करोगे ना, नहीं ना, एक इसका पर्टिकुलर फॉर्म है, यही करते थे ना तुम लोग, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वाला फॉर्म, ठीक है। 9 से स्टार्ट करो, ठीक है, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। अच्छा चलो अभी ये कौन सा है, CA 9, ठीक है। फॉर्म नंबर्स ऐसे ही याद रखो, पहले
अगर क्लॉजेस याद रखोगे ना, अच्छा बराबर हो जाएगा। पहले बोलो फटाफट, ए भाई मेरे पहले बोल फटाफट, फर्स्ट सेक्शन सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए में क्या है? नोटिस, आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर बी में मीटिंग बुलाने का, मीटिंग के लिए कोई फॉर्म होगा नहीं, लॉजिक है। हाँ, सी में डिक्लेरेशन, फॉर्म होगा, लॉजिक है। नंबर बोलो। अरे 9 के बाद क्या आता है, क्या सोच के रहे हो? 9 के बाद क्या आता है? 10। अरे वही है, 9 10 11 12 13 ऐसे ही है। ठीक है, तो उतना तो हिंट मिल गया कि उतना ही है, तो फॉर्म नंबर अभी डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, और करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है फॉर्म नंबर। ठीक है, 10 हो गया। फिर क्रेडिटर की मीटिंग बुलाओ, इधर कोई फॉर्म होगा नहीं, हाँ बट नोटिस देना पड़ेगा 21 डेज के पहले। तो ए बी सी डी पूरा सबसेक्शन 1 जाला। अच्छा, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बोलो? सब हो गया ना मीटिंग, अभी आप किसको बताओगे? 3 जन को। कौन 3 जन? आरओसी, पहले पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जरा थोड़ा। अच्छा ठीक है, आरओसी बोल। आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा? सो ये कौन सा हो गया? क्लॉज नंबर 2, सॉरी सेक्शन सबसेक्शन 2 हो गया। अच्छा, अभी पॉजिटिव लो, नेगेटिव क्यों ले रहे हो यार? मतलब उसने कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए, नहीं उठाए तो अप्रूव हो गया, वो अप्रूव हो गया। थर्ड में 3 स्टेप में अप्रूव, अभी समझा?